जी हाँ साथियों, ज्ञान घर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सीजीएल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने के बाद आपके अंदर कुछ एनर्जी ज़रूर आई होगी और क्वेश्चंस करने से कॉन्फिडेंस आता ही आता है। तो आज हम लोग बात करेंगे सेट 18वां, जो आज तक आप तक लगातार पहुंचता रहा है और जब तक आगामी यानी एग्ज़ाम हो नहीं जाता है तब तक ये सेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो सेट लगाते रहिए, एक्सप्लेनेशन भी देखिए, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस का कलेक्शन रहता है और टूटी फूटी जिस प्रकार जहां तक मुझसे संभव हो पाता है मैं एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास भी करता हूं। ठीक है, तो आइए आज का सेट आपके लिए क्या है, क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस बिल्कुल धुआंधार धमाकेदार क्वेश्चंस है, बिल्कुल आपके लिए एक नंबर क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम स्वीटनर है, यानी कौन आर्टिफिशियल स्वीटनर का काम करता है, मानव द्वारा निर्मित है। तो ये आप याद रखिए सैकरीन है। कौन है? सैकरीन है। इसको बोला जाता है एक कृत्रिम स्वीटनर। ठीक, सैकरीन का आखिर यूज क्या है, इसके प्रयोग करने से फायदा क्या होगा। अगर आपको चाहिए कम मीठा या आपको चाहिए कम कैलोरी तो आपको यूज करना होगा आपके भोजन में या जो भी चीज़ मिठाई से बनती है, स्वीट्स में जो निर्माण होती है उसमें सैकरीन का इस्तेमाल करने से आपको जो है मीठा भी कम लगेगा, मीठा कम, और दूसरा कैलोरी भी कम लगेगा, कैलोरी भी कम लगेगा। ठीक है, जो डायबिटीज़ यानी शुगर फ्री जो मिठाई बनती है तो उसके इस्तेमाल में सैकरीन ही इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात कि सैकरीन का खोज कब हुआ, तो सैकरीन का खोज आप याद रखिए इसकी जो खोज होती है 1879 में होती है। कौन करता है, तो करने वाला का नाम जो है कॉन्स्टेंटीन ठीक है ना, साइंटिस्ट का नाम कॉन्स्टेंटीन फाहनबर्ग है। फाहनबर्ग याद रखिए या ना रखिए कोई दिक्कत नहीं, साइंटिस्ट थोड़ा रख लीजिए, फाहनबर्ग है। ठीक है, सैकरीन का प्रयोग आप समझ गए, यानी इसके प्रयोग से मीठा कम लगेगा, कैलोरी कम। एक इसका दुरुपयोग भी है, अगर मान लिए ज़्यादा मात्रा में आप इसका इस्तेमाल में लाते हैं, इसको प्रयोग ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो एक बीमारी जो अनवांटेड सेल का डेवलप हो जाने से होती है उसको कहा जाता है कैंसर। तो यानी सैकरीन का दुरुपयोग भी देखा गया है, डिसएडवांटेज भी देखा गया है। ज़्यादा अगर इसको यूज किया जाएगा ज़्यादा मात्रा में तो ज़्यादा यूज करने से कैंसर की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आपके लिए, ये सब थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से अधिक प्रभावित होता है। तो निमोनिया से अधिक प्रभावित होने वाला, चूंकि निमोनिया जो है एल्वोली फफूंद जो होता है लंग्स के अंदर पाया जाता है, जिसको हम लोग हवा की थैली कहते हैं, उसी को ब्लॉकेज करता है। तो इससे ये पता चला कि निमोनिया जो अंग को प्रभावित करता है वो अंग है फेफड़ा, और फेफड़ा आपका करेक्ट आंसर। फेफड़ा में जो हवा छिद्र होता है, हवा छिद्र जिसको एल्वोली कहते हैं, उसी को ब्लॉकेज कर देता है। निमोनिया बैक्टीरिया से भी हो सकता है और निमोनिया वायरस से भी हो सकता है, यानी वायरल निमोनिया भी होती है और बैक्टीरियल निमोनिया भी होती है। तो वायरल निमोनिया जो है सर्दी जुकाम जब होगी तब होगी, और बैक्टीरियल निमोनिया जो है अगर लंबे समय तक बैक्टीरियल निमोनिया अगर शरीर के अंदर है तो वो कन्वर्ट हो जाता है वायरल निमोनिया में, जो थोड़ा घातक साबित हो सकता है क्योंकि सांस लेने में दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। क्या प्रश्न है देखिए, भगत सिंह और बीकी दत्त ने डैश को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। किस तिथि को भगत सिंह ने एक अधिनियम पारित हुई और उस अधिनियम जो भारत के हित के लिए क्या था, अच्छा नहीं था, मतलब गुलामी का प्रतीक ज़्यादा दिख रहा था और अपनी नीति और अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी चलने की फिरने की वो कम दिख रही थी। इसके बदले में यानी इसी के विरोध में भगत सिंह बम फेंकते हैं। कहाँ और कब, बोलिए। ये फेंकते हैं कब? बिल्कुल आपने सही आंसर किया, 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह से संबंधित एक बात याद रखिए, भगत सिंह अगर आपसे पूछ दिया जाए, क्या पूछा जाए कि किसने बम फेंका असेंबली में, तो भगत सिंह फेंके, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा। तो जब बम फेंकने के बाद जब इनको अरेस्ट किया गया और ब्रिटिश ने, अंग्रेज ने पूछा कि आखिर
मुगलों ने इतना दिन तक शासन किया, किसी ने तो बम नहीं फेंका, लेकिन हमने शासन किया और हमने जो रूल बनाया इसके विरुद्ध में आपने बम क्यों फेंका है? तो भगत सिंह आवाज देते हैं, क्या देते हैं कि जब सरकार गूंगी, बहरी और अंधी हो जाए तो उसको जगाने के लिए बम फोड़ना पड़ता है। तो आप ये बात याद रखिए, ये बात भगत सिंह ने कहा कि जब सरकार अंधी, बहरी, गूंगा हो जाए तो उसको जगाने के लिए, उसको सुनाने के लिए बम फोड़ना पड़ता है। और ये भगत सिंह का स्टेटमेंट था। यहीं पे बात रखिए, लाहौर षड्यंत्र होता है एक। लाहौर षड्यंत्र के केस में भगत सिंह को फांसी होती है। भगत सिंह की फांसी कब होती है? फांसी हो जाती है, आपको याद रखिए, 23 मार्च 1931 को फांसी होती है। भगत सिंह के साथ और किन दो लोग हैं जिनको फांसी होती है? तो राजगुरु है, ठीक है, राजगुरु और सुखदेव। राजगुरु और सुखदेव की फांसी होती है, ठीक है। चलिए, 23 मार्च 1931 को। क्लियर? आइए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। पोरीफेरा संघ के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका स्पंज गुहा और नलिकाओं की रेखा का निर्माण करती है? तो स्पंज कोशिका यानी पोरीफेरा जो होता है, पोरीफेरा में आने वाला जितने भी जीव प्राणी होंगे उसके शरीर पे छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होता है जिसको आप स्पॉन्जेज कहते हैं, या उसी को जो है दूसरा नाम भी कहा जाता है। क्या कहता है? बोलिए। ओस्टिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोरीफेरा के संघ वाला जो भी पोरीफेरा संघ मतलब कि जो उस किंगडम से आने वाला जो है, उस फाइलम से आने वाला जो भी प्राणी है, उस प्राणी के शरीर पे सूक्ष्म छिद्र होता है, सूक्ष्म छिद्र, जिसको हम लोग ओस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्टिया, ठीक है। चलिए, ये बात याद रखिए। और इसको हम लोग कहते हैं कॉलर कोशिका। क्या कहते हैं? कॉलर कोशिका। जी, आपने बिल्कुल सही आंसर किया। इसका करेक्ट आंसर कॉलर कोशिकाएं हो जाएगी, ठीक है। चलिए, वही बात कर ले हम लोग, काई कोशिका क्या होती है? तो काई कोशिका को इंग्लिश में सोमैटिक सेल कहा जाता है। और सोमैटिक सेल का होता है शरीर के निर्माण में, कोशिका के निर्माण में, ऊतक के निर्माण में। तो आप याद रखिए कि काई कोशिका का काम जो हमारे शरीर के अंग का निर्माण हो रहा है, हमारे शरीर में टिश्यू का निर्माण हो रहा है, हमारे शरीर के अंदर ज्वाइंट का निर्माण हो रहा है, ये सब के सब जिम्मेदार है काई कोशिका। तो काई कोशिका जिम्मेदार है किस चीज के लिए? ऊतक के निर्माण के लिए। कैसा ऊतक? संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, ठीक है। दूसरा जिम्मेदार है ये कोशिका का निर्माण। तीसरा हड्डियों के बीच में जो ज्वाइंट होती है उसके लिए, ठीक है, ये याद रखिए। और वही बात कर ले हम लोग लिंग कोशिका, सेक्स कोशिका। तो इसका जो काम है, वर्क है, किस चीज के लिए है? इसका प्रजनन, रिप्रोडक्शन से संबंधित है। यानी इसमें जो कोशिकाएं होंगी उसका काम सिर्फ और सिर्फ प्रजनन से होगा, रिप्रोडक्शन से होगा, उसके शरीर के अंग और कोशिका के निर्माण से नहीं होगा। जी हाँ साथी, बिल्कुल आपने सही आंसर समझा। और श्वेत कोशिकाएं, तो श्वेत कोशिकाएं को हम लोग व्हाइट सेल कहते हैं। यानी इसका मतलब होता है ये जो है पाया जाता है WBC में, व्हाइट ब्लड सेल में। और इसका काम होता है एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट करना। क्या करना? एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट करना, का विकास करना, जिससे बीमारी की लड़ने की क्षमता आप में विकसित होगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील कहां है बताइए? और ये झील कैसा झील है? चिल्का झील कहां गया? ये है चिल्का झील। कैसा झील है? ये लवणीय झील है। और किस राज्य में स्थित है ये? तो मुझे लगता है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। बिल्कुल आपने सही आंसर कहा, ये कर्नाटक में। और विश्व का दूसरा झील जो है लवणीय झील, चिल्का झील है। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि विश्व का प्रथम लवणीय झील कौन है सबसे बड़ा, यानी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लवणीय झील आपका कौन है? चिल्का झील। और विश्व का सबसे बड़ा और प्रथम झील कौन सा है बताइए? सबसे बड़ा झील और कहाँ है? बोलिए। इसका नाम है क्या? बोलिए। वान झील, जो आपका तुर्की में। कहाँ है विश्व का सबसे बड़ा लवणीय झील? लिख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा लवणीय झील वान झील है, जो कहाँ है?
तुर्की। वहीं अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा लवणीय झील नहीं लवणीय समुद्र कहाँ है, बताइए लवणीय समुद्र कहाँ है? तो ये आप याद रखिए, ये इज़राइल और जॉर्डन के बीच स्थित है, जिसका नाम है मृत सागर। क्या नाम है? मृत सागर। मृत सागर ये विश्व का सबसे बड़ा लवणीय समुद्र है। लवणीय समुद्र, झील नहीं। जी आपने सही समझा, लवणीय क्या है? समुद्र है। ठीक, ये बात थोड़ा सा एक बार क्लिक बना करके रख लीजिए। ठीक है, चलिए। चिल्का झील में एक चीज फेमस जो है उसके अंदर, यानी चिल्का झील के अंदर एक द्वीप है। उस द्वीप पर एक मंदिर स्थित है। उस मंदिर का नाम क्या है? बताइए, उस मंदिर का नाम क्या है? कालीजई मंदिर। कालीजई मंदिर जो चिल्का झील के अंदर जो द्वीप है वो द्वीप पर स्थित है। ठीक है, द्वीप पर स्थित है। उस मंदिर का नाम क्या है? कालीजई मंदिर। कालीजई मंदिर ये स्थित है चिल्का झील के द्वीप पर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चीज़ें कभी कभी क्या होता है ना, कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे ये ना आप जान रहे हैं और ना हम जान रहे हैं। बस एक्सप्लेनेशन हम लोग को तो सिलेबस और क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन तो करना ही कंप्लीट है, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी टकरा सकता है, कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा डैश में प्रतिबंध लगा दिया गया। तो भारत में सती प्रथा 1829 को बैन कर दिया गया, लगा दिया गया। सती प्रथा क्या है? कल के लेक्चर आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। सती प्रथा को समाप्त करने वाला कौन है? सती प्रथा को समाप्त करने वाला विलियम बेंटिक है। विलियम बेंटिक। किसके सहयोग से? तो सहयोग याद रखिए, सहयोग करने वाला कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है? तो कर्नाटक संगीत के लिए जो किया जाता है वो कुचिपुड़ी है। किसके लिए? कुचिपुड़ी, कर्नाटक। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए वही कथक की बात करें तो कथक आपका उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, ओडिसी ओडिशा से। शास्त्रीय आपका जो है असम से है। यही आपका लेटेस्ट है, न्यू शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस स्थल पर डैश में, यानी किस स्थल पर कोयले की खदानें नहीं है? तो कोयले की खदानें जो है आपका सोनीपत पर नहीं है। कहाँ है? सोनीपत पे नहीं है। तो ये आपका आंसर सोनीपत है कहाँ? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सोनीपत है कहाँ, ठीक है, सोनीपत कहाँ है, तो याद रखिए ये सोनीपत जो है आंध्र प्रदेश में। सोनीपत दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ये संस्कृत के दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। स्वर्ण प्रस्थ। ठीक है, स्वर्ण प्रस्थ। स्वर्ण का मतलब होता है सोना और प्रस्थ का मतलब होता है स्थान। यानी सोन प्रस्थ उसको बोला गया जहां पे सोना पाए, यानी सोना पाए जाने वाले स्थान को सोनीपत, स्वर्ण प्रस्थ कहा गया। ये संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वही नवेली की बात करें तो नवेली में कोयला है। कोरबा की बात करें, कोरबा में भी है। सिंगरेली की बात करें तो सिंगरेली में भी कोयला की खदानें पाई जाती है, लेकिन सोनीपत में नहीं। सोनीपत सोना से संबंधित है। तो आपका आंसर ए नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोरबा की बात करें तो कोरबा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा स्थित है। ठीक है, चलिए वही बात करें नेवली कहाँ है? तो नेवली आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु। ये कोयला लिग्नाइट से, लिग्नाइट का ये संचारण है। लिग्नाइट टाइप का कोयला संचारण है। सिंगरेनी की बात करें तो सिंगरेनी कहाँ है? तो सिंगरेनी आपका तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना। ठीक है, चलिए कोरबा लिख ही लीजिए। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ है। आइए अगला प्रश्न। बोर गीत एक संगीत रचना भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में प्रयोग की जाती है? तो ये याद रखिए, ये किस में? बिल्कुल असम में सत्रिया है आपका। सही आपने आंसर किया। जब आंसर आपका है तो फिर बिला झिझक
बेगर रुके, बेगर सहमे, बेगर डरे आंसर करना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक समारोह है। तो अंत का प्रतीक जो है गणतंत्र जो है दिवस 26 जनवरी को मनाई जाती है, और अंत जो है इसका समापन जो है समापन समारोह 29 जनवरी को प्रत्येक वर्ष किया जाता है, और उसका नाम होता है बीटिंग रिट्रीट समारोह। बीटिंग रिट्रीट समारोह, ये याद रखिए। आपसे अगर पूछा जाए कि गणतंत्र दिवस में झंडा कौन फहराता है, झंडा तोलन बताइए, राष्ट्रपति। और 26 जनवरी में परेड होता है, तो परेड की शुरुआत कहां से होती है? परेड आपका होगा शुरुआत कहां से बताइए? राष्ट्रपति भवन से। और समापन कहां होती है? समापन होती है इंडिया गेट। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक किस वर्ष मनाया गया था, यानी किस वर्ष, तो आप पहली बार जो है गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? बोलिए। बिल्कुल आपने सही आंसर कहा, 1950। 1950 में। ठीक है, चलिए तो ये थोड़ा सा ले लीजिए आप। आइए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। किस कम कैलोरी वाले स्वीटनर का रासायनिक सूत्र C14H18 नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 5 है, जो शर्करा से 100 गुना या 200 गुना अधिक मीठा होता है? तो उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम एस्पार्टम होता है। क्या नाम है? एस्पार्टम। ये शर्करा से 200 गुना मीठा होता है, 200 गुना मीठा होता है। ठीक है, ये याद रख लीजिए, 200 गुना मीठा होता है। सुक्रोलोज की बात करेंगे तो सुक्रोलोज जो है इसको आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जैसे आप चीज़ वगैरह या दही, जो स्टोरेज चीज़ होता है उसमें ये आपका सुक्रोलोज पाया जाता है। न्यूटेम की बात करें तो न्यूटेम जो है आपके शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न नहीं करेगी, जिससे क्या होगा? वजन कम रहेगा, वजन बढ़ेगा नहीं। किसी किसी व्यक्ति में देखते होंगे, किसी किसी व्यक्ति में इतना वजन है कि वजन से परेशान, और किसी व्यक्ति में कुछ भी खा ले उसका वजन बढ़ता ही नहीं है, नहीं मांस बढ़ पाता है। तो समस्या है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए तो ये याद रख लीजिए। आइए अगला प्रश्न। जुलाई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने बांटिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, और अपनी रिपोर्ट में आयोग ने सिफारिश की कि ओबीसी को स्थानीय निकायों में डैश तक आरक्षण दिया जाना चाहिए। कितना तक आरक्षण दिया जाना चाहिए? बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है 27%, 15%, 24% और 20%। तो इसका सही और करेक्ट आंसर 27% है। और इसका प्रभाव देखने को मिला महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में। वहाँ पे ओबीसी समुदाय यानी ओबीसी कैटेगरी के लोग ज़्यादा हैं, वोटर ज़्यादा हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसकी ज़्यादा हिस्सेदारी उसका सीट होना चाहिए, उसका रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और इसका प्रकोप देखने को महाराष्ट्र की विधानसभा में देखने को मिला, और ओबीसी से कई विधायक चयन होकर के विधानसभा में आए। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो ओबीसी के लिए आरक्षण दिया गया 27%, इसका प्रभाव वाला सबसे पहला राज्य कौन था? तो सबसे पहला वाला राज्य आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, आयोग चेक करता रहता है, यानी पेपर कभी पढ़ा जाए, पेपर से भी क्वेश्चन बन जाती है कि वो उस समय उनके माइंड में क्या चल रहा है, उसी को क्वेश्चन बना दिया जाता है। ठीक है ना, चलिए आइए अगला प्रश्न आपका आता है। निम्नलिखित में से किसने हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान किया था? तो हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान जो है दंती दुर्ग ने किया था। कौन? दंती दुर्ग ने किया था। ठीक है, दंती दुर्ग कौन था? तो ये एक राष्ट्रकूट था। क्या था? राष्ट्रकूट। ठीक है ना, चलिए राष्ट्रकूट था, ये बात याद रख लीजिए। आइए अगला प्रश्न। सर्वाधिक दुर्गम एवं दुर्लभ स्थानों तक पहुंचने के लिए परिवहन का निम्न में से कौन सा मार्ग उपयोगी होता? इसका मतलब ये हो गया कि वह स्थान जहां क्षतिग्रस्त है, बाढ़ है, ठीक है, आपदा है, वहां पे रेल रास्ता नहीं है, तो वहां पे जाने के लिए वायु मार्ग ही सबसे सटीक और सरल है, जहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। और बाढ़ वाला एरिया हो, पानी पहुंचाना हो, दवा पहुंचाना हो, ठीक है ना, तो वहां पे जो यूज किए जाते हैं वायु मार्ग के लिए, किसको यूज किए जाते हैं? हेलीकॉप्टर को यूज किया जाता है। और वायु मार्ग आपका सबसे सटीक और सुपीरियर है, इसको आप थोड़ा टिक कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न है, रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में लगभग किस वर्ष पूर्व हुई? तो ये याद रखिए 7000 वर्ष पूर्व हुई रेशम। ठीक है, रेशम
रेशम जो है रेशम के कीड़ों से बनाया जाता है, और जिससे रेशम प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? रेशम जिससे प्राप्त होती है उसको कहा जाता है, बोलिए क्या? कोकून। कोकून कहा जाता है। रेशम जिससे प्राप्त होती है उसको कोकून कहा जाता है। और चीन ने रेशम के उत्पादन रेशम की नई तकनीकी अपनाने के एवज में उन्होंने रेशम रोड का निर्माण कर दिया। रेशम रोड का निर्माण करने वाला कौन देश है? रेशम रोड चीन है। वही बात करें कि भारत में भी कोई ऐसा शहर है रेशम शहर? भारत का रेशम शहर किसको कहा जाता है? भारत का रेशम का शहर भागलपुर को कहा जाता। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। ध्रुवीय पूर्वी पवनें किस प्रकार की पवनें हैं? तो ध्रुवीय पूर्वी पवनें जो है ये एक अस्थायी पवनें है। क्या? स्थानीय पवनें हैं, यानी क्षेत्र पर निर्भर है, क्षेत्रीय पवनें हैं, इसको हम लोग स्थानीय पवनें कहेंगे। सॉरी, स्थानीय नहीं, अस्थायी पवनें। यहाँ ध्रुवीय पूर्वी पवनें हमेशा बहती रहती है, मौसम नहीं है, मौसम के अथवा जो मौसम के अकॉर्डिंग पवनें चलेगी उसको हम लोग मौसमी पवनें कहेंगे। और अधिक ताप के होने के कारण जो समुद्र की ज्वाल उठती है, पानी ऊपर लहरें उठती है और उससे जो हवाएं आती है, तूफान मारती है, तो हमारा समुद्री तूफान कहलाएगा। ठीक है। और स्थानीय पवनें, तो स्थानीय पवनें वो हवा जो जिसे मतलब कि लू की बात करिएगा, जो लू चलती है, तो लू चलती एक भारत के ही क्षेत्र में और दूसरी जगह पे देखने को नहीं मिलेगा, तो उसको हम लोग स्थानीय पवनें कहेंगे, जो एक पार्टिकुलर एरिया में बहती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, जीवाणु कशाभिका के सबसे लंबे भाग को पहचान कीजिए। तो अब सबसे बड़ी बात है कि जो जीवाणु कशाभिका क्या है? तो कशाभिका को बोला जाता अंग्रेजी में फ्लैजेला। क्या बोला जाता? फ्लैजेला। ये क्या है? ये जो है एक कोशिका अंग है। क्या है? कोशिका में पाया जाने वाला कोशिका अंग है। ठीक है, थोड़ा सा ये लिख लीजिए। कोशिका में जो पाया जाता है उसको हम लोग कोशिका अंग कहते हैं। ये कैसा है? ये गतिशील कोशिका अंग है। गतिशील कोशिका अंग है। ठीक है, गतिशील है। इसके जो है मुख्यतः 3 पार्ट्स है, 3 भाग है। कौन कौन है? एक का नाम है फाइबर, जिसको आप तंतु कहते हैं या रेशा कहते हैं, रेशा। दूसरा है हुक। तीसरा है आपका, ठीक है, हुक को आप अंकुश कहते हैं। हुक को क्या कहते हैं? अंकुश कहते हैं हिंदी में। वह तीसरा आपका जो है अस्थाई, क्या है? आधारीय शरीर, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? बेसल बॉडी कहेंगे, बेसल बॉडी। इन तीनों में सबसे लंबा आपका फाइबर तंतु है, सबसे लंबा। ये किसका बना होता है? ये इसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो आपको अब दिक्कत नहीं हुआ होगा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कशाभिका क्या है। तो कशाभिका एक फ्लैजेला, यानी इंग्लिश में उसको फ्लैजेला बोला जाता है। इसका जो है, ये जो है कशाभिका एक कोशिका अंग है, यानी कोशिका में पाया जाने वाला है जीवदर, कोशिका अंग कहेंगे। और इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन? फाइबर, जिसको तंतु या रेशे कहते हैं। दूसरा क्या है? हुक है। ठीक है, और तीसरा बसल बॉडी या आधारीय शरीर। तो आधारीय शरीर का काम होता है उसको सपोर्ट देना। ठीक है, हुक का क्या काम होता है? उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। और तंतु का क्या काम होता है? वो प्रोटीन, यानी एनर्जी जब उसको मिलेगा तो उसको क्या करना? स्टोर करके रखना और गतिमान करना। हमको कहाँ जाना है? और ये चीज़ खास करके पाया जाएगा आपको किस में? फंगी वगैरह में पाया जाएगा। फंगी में पाया जाने वाला ये चीज़ है। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि फंगी का सेल वॉल किसका बना होगा, तो काइटिन कहते हैं या फ्लैजेलिन प्रोटीन भी हम लोग कहते हैं। तो फ्लैजेला जो पाया जाता है फंगी में, फफूंद में पाया जाता है। ठीक है, कवक जिसको आप कहते हैं। चलिए, सॉरी, कवक अलग चीज़ हो गया, फंगी को ही कवक कहा जाता है। ठीक है, यानी कोशिका भी कोशाभिका क्या है? कोशाभिका बोलिए, कोशिका अंग है, एक गतिशील कोशिका अंग है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रमंडल युवा खेल का पहला संस्करण आयोजित किया गया? तो पहला संस्करण आयोजित जो किया गया कब किया गया? ये वर्ष 2000 में किया गया। बिल्कुल आपने सही कहा।
अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया, तो ये याद रखिए स्कॉटलैंड में। कहाँ? आंसर हो जाएगा आपका स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में किस जगह? तो स्कॉटलैंड की राजधानी है, स्कॉटलैंड की राजधानी है कौन, बोलिए? एडिनबर्ग, एडिनबर्ग। ठीक है, चलिए ये बात याद रखिए, यहाँ पे किया गया। और इसका जो पहला संस्करण होता है वर्ष 2000 में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, समानता का अधिकार डैश के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो समानता का अधिकार आपको देता है अनुच्छेद 15। कितने बताइए? बिल्कुल 5 तरह से, यानी आप 5 तरह से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर 5। और 5 में कौन कौन? आप जो है लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, यानी लड़का लड़की के साथ भेदभाव आप नहीं करेंगे मेल फीमेल के बाद। दूसरा, आप जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। तीसरा, धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। चौथा, नस्ल के आधार पर गोरे हैं कि काले, इस आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। पांचवा, जन्म स्थान को लेकर के आप भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, यानी ये 5 तरह से आपको जो है संरक्षण प्रोवाइड करती है अनुच्छेद 15। यानी किसी भी व्यक्ति को कि गोरा है कि काला, आप उसको ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। नाटा है या मोटा है या लंबा है, नहीं पहुंचा सकते हैं। धर्म क्या है, किस धर्म के मानने वाला, इसके प्रति भी आप जो है ठेस नहीं पहुंचा सकते। किस जाति से आता है, जाति पूछ करके भी आप उसे नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करिएगा। जाति पूछने का हक और अधिकार आपको नहीं है। धर्म की बात करें, नस्ल, नस्ल के भी आधार पर आप जो है उसे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो इन सारे यानी 5 तरह से जो है उसको आरक्षण दिया जाता है अनुच्छेद 15 के तहत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध 1757 रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया था? तो अंग्रेजी कंपनी के विरुद्ध जो है, अंग्रेजी कंपनी जो है सिराजुद्दौला के विरुद्ध लड़ा। और सिराजुद्दौला की इसमें होती है हार, अंग्रेज की होती है जीत। अंग्रेज की जीत होने के पीछे कारण क्या होता है? तो सिराजुद्दौला के महान सेनापति होता है जिसका नाम होता मीर जाफर। मीर जाफर की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला ये युद्ध हार जाता है। ठीक है, प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीता है, और भारत में जो अपना सिक्का जमाया वो प्लासी के युद्ध से ही है। और गद्दारी किसने किया? मीर जाफर ने किया अपने ही। इसी पे एक शेर, बहुत जबरदस्त शेर है, अल्लामा इकबाल कहता है, क्या कहता है, बोलिए? आजाद कर दे जो जाना चाहता है जाने दे, आजाद कर दे उस परिंदे को, है ना, जिन्हें गैरों की दाना खाने की आदत है, जो तेरा होगा तेरे पास लौट जरूर आएगा। ठीक है ना, तो ये बात याद रखिए। ये था मीर जाफर। और मीर जाफर को जो है अंग्रेज ने एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया। तो बात सही है, जो अपनों से बगावत करते हैं उसे गैरों की कदमों में गिरते देखा गया है, और वो था मीर जाफर। मीर जाफर अगर गद्दारी नहीं करता, सिराजुद्दौला का साथ नहीं छोड़ता, तो शायद अंग्रेज नहीं पनप पाता भारत के अंदर। और इतना कंपनी, इतना यानी भारत से हर एक चीज़ को लूट करके लेके चला गया अंग्रेज। ये सिर्फ और सिर्फ धोखा देने, किसकी वजह से? मीर जाफर को धोखा देने की वजह से सिराजुद्दौला हार जाता है। मतलब अपनों से बगावत करने वालों को हमेशा गैरों के कदमों में गिरते देखा, और मीर जाफर ने गिरा ही गिरा। ठीक है, एक कठपुतली की तरह क्या किया, इस्तेमाल हुआ अंग्रेजों के हाथ। आइए, उस समय प्लासी के युद्ध में जो है सेना का नेतृत्व कौन करता? अंग्रेज की तरफ से। अंग्रेज की तरफ से जो है सेना का नेतृत्व करता है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, चलिए 1887 में रॉयल सोसाइटी लंदन ने डैश को रासायनिक तत्वों के आवर्त नियम की खोज के लिए डेवी मेडल दिया था। तो डेवी मेडल जो है, डेवी मेडल देने वाला कौन है? यानी डेविड मेडल मिला था उसको आवर्त सारणी की खोज के लिए। वो साइंटिस्ट का नाम है, बिल्कुल बताएं, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इनके बारे में याद रखिए, इन्होंने कितने तत्वों को, यानी इनके समय तक कितने तत्वों की खोज होकर के थी? 56 तत्व। तत्व लिख लीजिए 56। पहला तत्व कौन था? हाइड्रोजन। और अंतिम तत्व कौन है? थोरियम, 56वां। ठीक है, इन्होंने, इसके कुछ अपवाद भी रह गए। सोडियम, क्या कहते हैं, निकेल और कोबाल्ट को एक ही साथ अरेंज कर दिया था। ठीक है ना,
और निकेल, कोबाल्ट और प्लेटिनम को हैलोजन वाला ग्रुप में डाल दिया था। ये दो दुरुपयोग रहा। और याद रखिए इन्होंने इनका जो एटॉमिक मास के आधार पे जो तत्वों का सजाने का सिद्धांत था ये वैलिड रहा अप टू कैल्शियम तक ही, वैलिड कैल्शियम तक। किस आधार पे? इन्होंने बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पे एलिमेंट तत्वों को सजाया था जो वैलिड रहा किस तक? कैल्शियम तक। और इसके समय कुल 56 तत्वों की खोज हो करके थी। ठीक है, और इसी खोज के लिए इसे एक दिया जाता है क्या? रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी की खोज के लिए डेवी मेडल दिया जाता है। डेवी मेडल, कौन सा मेडल? इससे ये पता चला कि डेवी मेडल का संबंध जो है रसायन से संबंधित है। किससे? रसायन से संबंधित, केमिस्ट्री से। चलिए आइए अगला प्रश्न। नवंबर 2022 में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना इनमें से किस राज्य द्वारा लागू की गई? तो किस राज्य द्वारा लागू की गई? तो ये जो है आपका सही, बिल्कुल आपने सटीक आंसर किया, केरल द्वारा लागू की गई। केरल को ही जो है उद्यमी योजना के नाम से जाना जाएगा और इसको बोला जाएगा क्या? बोलिए। कमसुख, कमसुख के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम को में कहा गया है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था? तो राज्य सचिव जो नियुक्त किया गया था वो आपका था भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 था। वही बात कर लिया कि नियामक अधिनियम 1773 क्या था? तो 1773 था क्या था? राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था था अंग्रेजों का, 1773। वही बात कर ले हम लोग भारतीय परिषद अधिनियम 1861 क्या था? तो अंग्रेज जो भी चीज लाएगा अपने हित के लिए उसमें भारतीयों का समर्थन, यानी 1861 क्या है? भारतीयों का समर्थन, अंग्रेज के हित में भारतीयों का समर्थन, अंग्रेजों के हित में। वही बात कर ले हम लोग चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर अधिनियम 1853 क्या है बताइए? यह है उच्च पदों के लिए, उच्च पदों के लिए जो भी बहालियां होंगी उसमें जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो याद रख सकते हैं आप, उच्च पद पे, उच्च पद के लिए जो एग्जाम होगी उसमें धर्म जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए अगला प्रश्न। भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो भारत में लोकसभा 543 निर्वाचन क्षेत्र है, जिसमें से सामान्य कितने हैं और रिजर्वेशन कितने हैं? रिजर्व कितने हैं बताइए? रिजर्व 131 सीट रिजर्व है। ठीक है, 131 सीट क्या है? रिजर्व है, बिल्कुल ठीक है। इसमें से एससी के लिए कितना है और एसटी के लिए कितना है? एससी के लिए जो है 84 है और एसटी के लिए जो है 47 है। 543 में से 131 घटा दीजिए, 2 4 में 3 के 1 4, यानी 412 जो सीट है वो सामान्य है। आपसे पूछा जाएगा क्या लोकसभा में आरक्षित सीटें में क्या ओबीसी समुदाय के लिए भी है? ओबीसी समुदाय के लिए नहीं है, एससी के लिए है, एसटी के लिए है और जनरल है। जनरल कितने? 412। ठीक है, जनरल 412। एससी के लिए कितने हैं? एससी के लिए 84 है, एसटी के लिए 47 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 1955 में ग्रामीण और लघु उद्योगों के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो गठित समिति का नाम जो है क्या है? कॉर्बेट समिति, बिल्कुल सही आंसर। अब इसका नाम जो है नीति आयोग। नीति आयोग भी नाम परिवर्तित हो गया। नीति आयोग नाम बदल करके अब कौन सा नाम रखा गया है ये कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप मुझे। ठीक है, तो ये जी हाँ साथियों, आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप होता है। ज्ञान का यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। जय हिंद साथियों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्ञान का यूट्यूब चैनल से आप बने रहें, जहाँ रहें सुरक्षित रहें, प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। नारा सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो आपका नारा, सीजीएल क्रैक करो।
थैंक यू।